जय हिंद विद्यार्थियों, मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हम हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए इतिहास विषय के प्रश्न पत्र और मॉडल आंसर की जानकारी लेकर आए हैं। आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए इतिहास विषय का यह प्रश्न पत्र तथा बोर्ड द्वारा जारी मॉडल आंसर निश्चित ही सहायक सिद्ध होगा। तो आग्रह है, वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा अवश्य देखें। साथ ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने मासब जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मासब जी के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, प्रश्न पत्र है और साथ ही यह बोर्ड द्वारा परीक्षकों को उपलब्ध कराई जाने वाली मार्किंग स्कीम या मॉडल आंसर है। इस मॉडल आंसर के उत्तर आपको प्रश्नों के संतुलित उत्तर लिखने में निश्चित ही सहायक सिद्ध होंगे। आपका इतिहास विषय का जो प्रश्न पत्र है यह कुल 80 अंकों का है, जिसमें कि 32 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जो कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? तो यहाँ पर यूरोप, फ्रांस, इंग्लैंड और पुर्तगाल ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें सही है बा, फ्रांस। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? इसका सही उत्तर है अ, सन 1921 ईस्वी में। तीसरा, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है सा, सम्राट अशोक। चौथा, महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने। ऑप्शन बा सही है। पांचवा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर सही उत्तर है आ, लुम्बिनी। छठवां है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो सही उत्तर है बा, महावीर स्वामी। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र का इंग्लिश वर्जन। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? यहाँ हम लिखेंगे सिद्धार्थ। दूसरा, 1857 की क्रांति का प्रारंभ खालिस्तान से हुआ। यहाँ हम लिखेंगे मेरठ। तीसरा, महाभारत में श्लोकों की संख्या है लगभग 1 लाख। चौथा, सांची के स्तूप का निर्माण खालिस्तान ने कराया था, सम्राट अशोक। पांचवा, अधिकांश महाजनपद पर खालिस्तान का शासन होता था। यहाँ हम लिखेंगे राजा। छठवां, भगवत गीता में खालिस्तान ने उपदेश दिए थे, भगवान श्री कृष्ण ने। प्रश्न का यह इंग्लिश वर्जन। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, विजयनगर राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय था, सत्य। दूसरा, असहयोग आंदोलन सन 1920 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रारंभ किया गया था, असत्य। तीसरा, कांग्रेस का विभाजन 1916 ईस्वी में हुआ था, असत्य। चौथा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तुत किया था, असत्य। पांचवा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी, सत्य। और छठवां, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था, सत्य। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ में पहले नंबर पर है वीर शैव परंपरा, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे कर्नाटक से। दूसरा, गुरु नानक की जोड़ी ननकाना साहब। अमर नायक सैनिक कमांडर होते थे। कमल महल की जोड़ी विजयनगर से। पांचवा, आईने अकबरी की जोड़ी अबुल फजल। छठवां, किताबुल हिंद की जोड़ी अलबरूनी से। और इब्न बतूता की जोड़ी मोरक्को। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन किसका है? लॉर्ड डलहौजी। दूसरा, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया? तो उत्तर है 16 अगस्त 1946। तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के कोई 2 प्रमुख स्थलों के नाम लिखिए। तो हम लिख सकते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगन। इनमें से कोई 2 नाम लिखने पर आपको 2 अंक मिलेंगे। चौथा, तालुकदार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
ताल्लुकदार अर्थात वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक हो या संबंध हो। इसका कालांतर में अर्थ हो गया क्षेत्रीय इकाई, तालुका या तहसील की तरह ये क्षेत्रीय इकाई थी। तो दोनों में से कोई भी एक उत्तर आप लिख सकते हैं। पांचवा, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? बोर्ड द्वारा जारी मॉडल आंसर में यहाँ सिंधु माझी लिखा हुआ है, लेकिन कई स्थानों पर इसे सिद्धू और कान्हू मुर्मू यह भी लिखा जाता है। छठवां, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? उत्तर में हम लिखेंगे सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूस प्रयोग करने हेतु देना। सहायक संधि किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो उत्तर है लॉर्ड वेलेस्ली। यहाँ से 2 अंक वाले प्रश्न प्रारंभ होते हैं, जो कि प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक हैं। संविधान प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था और इसका अध्यक्ष कौन था? बोर्ड द्वारा जारी आदर्श उत्तर के अनुसार संविधान प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अथवा में प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो उत्तर है भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया था। प्रश्न क्रमांक 7, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 क्या है? अथवा भारतीय संविधान में राज्य सूची का क्या अर्थ है? बोर्ड द्वारा जारी मॉडल आंसर के अनुसार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 के अनुसार गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया है। अथवा में जो प्रश्न है इसका उत्तर है राज्य सूची के अंतर्गत वे विषय जो केवल राज्य सरकार के अंतर्गत आते थे, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। प्रश्न क्रमांक 8, सिंधु घाटी सभ्यता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कोई 2 कारण लिखिए। तो उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता की 2 विशेषताएं। नंबर 1, इसका स्वरूप नगरीय था। दूसरा, हड़प्पाई मुहर इस सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु है। अथवा में जो प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या अकाल, दूसरा किसी बाहरी जाति द्वारा आक्रमण कर देना, और तीसरा जलवायु परिवर्तन के कारण। प्रश्न क्रमांक 9, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की थी? तो उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। अथवा सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? तो उत्तर है प्राकृत भाषा में। प्रश्न क्रमांक 10, पितृवंशिकता से क्या तात्पर्य है? अथवा मातृवंशिकता से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है पितृवंशिकता का अर्थ वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र और प्रपौत्र आदि से चलती है। अथवा मातृवंशिकता का अर्थ है कि वंश परंपरा यह मां से जुड़ी होती है। प्रश्न क्रमांक 11, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है और वहाँ किसकी पूजा की जाती है? तो उत्तर है प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी स्थान पर है और वहाँ भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। अथवा में जो प्रश्न है, लिंगायत संप्रदाय यानी वीर शैव संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती थी? तो लिंगायत संप्रदाय में भगवान शिव की पूजा की जाती थी लिंग रूप में, इसीलिए इन्हें लिंगायत संप्रदाय कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, अकबरनामा ग्रंथ के रचनाकार कौन है और यह ग्रंथ कितने भागों में विभाजित है? तो उत्तर है अकबरनामा ग्रंथ के रचनाकार अबुल फजल हैं और इस ग्रंथ के 3 भाग हैं। अथवा में प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था क्या थी? तो जजमानी व्यवस्था ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार जमींदार राज्य के बढ़ई, सोनार एवं किसानों को उनके कार्य के बदले में जो भाग दिया करते थे उसे जजमानी व्यवस्था कहते थे। प्रश्न क्रमांक 13, कॉर्नवालिस ने बंगाल में भू राजस्व की किस पद्धति को प्रचलित किया था? उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में भू राजस्व की इस्तमरारी बंदोबस्त अथवा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति प्रचलित की थी। अथवा में प्रश्न है, ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर है सन 1857 में। प्रश्न क्रमांक 14, मंगल पांडे कौन था? तो उत्तर है मंगल पांडे बैरकपुर छावनी का एक सिपाही था जिसने सन 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। अथवा में प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के 4 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे नाना साहब पेशवा, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बहादुर शाह द्वितीय। प्रश्न क्रमांक 15, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को
काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अथवा में प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था और उसका उद्देश्य क्या था? तो क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को भारत आया था। इसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक एवं वैधानिक गतिरोध को दूर करना था। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार ये 2 अंक वाले प्रश्न हैं। इनका उत्तर आपको लगभग 30 शब्दों में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक ये 3 अंक वाले प्रश्न हैं, जिनके उत्तर लिखने के लिए शब्द सीमा है 75 शब्द। प्रश्न क्रमांक 16 है, विजयनगर स्थित विरूपाक्ष मंदिर की 3 विशेषताएं लिखिए। अथवा विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली को समझाइए। तो प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर है, विजयनगर स्थित विरूपाक्ष मंदिर की 3 विशेषताएं। नंबर 1, स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी ने पहाड़ियों में विरूपाक्ष, जो राज्य के संरक्षक देवता तथा शिव का एक रूप माना जाता था, से विवाह करने के लिए तप किया था। आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। दूसरा, मंदिर शिक्षा के केंद्रों के रूप में भी कार्य करते थे। शासक और अन्य लोग मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि या अन्य संपदा दान में देते थे। तीसरा, विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। अथवा में जो प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली, इसके अंतर्गत पहला बिंदु है, अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। दूसरा, अमर नायक सैनिक कमांडर होते थे, जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। तीसरा, वे किसानों और शिल्प कर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे। चौथा, वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए रख लेते थे। पांचवा, ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक प्रदान करते थे। तो परीक्षक के लिए निर्देश है कि उपरोक्त में से कोई भी 3 बिंदु लिखने पर पूरे 3 अंक दिए जाएं। प्रश्न क्रमांक 17, किताब उल हिंद पर संक्षिप्त लेख लिखिए। अथवा सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा? तो प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर है, किताब उल हिंद पर लेख अरबी भाषा में लिखी गई अल-बरूनी की कृति। किताब उल हिंद की भाषा सरल एवं स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन और त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, माप विधियां, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्याय में विभाजित है। अल-बरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है। अथवा में जो प्रश्न है उसका उत्तर है, मध्यकाल में भारत आए यूरोपीय यात्रियों और लेखकों ने उन बातों का वर्णन किया है जो अवसादजनक एवं यूरोपीय सभ्यता से भिन्न थी। सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों तथा लेखकों के लिए महिलाओं से किया जाने वाला व्यवहार अक्सर पश्चिमी तथा पूर्वी समाजों के बीच भिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता था। इसलिए यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि बर्नियर भारत में प्रचलित सती प्रथा की ओर आकर्षित हुआ। उसने लिखा है, कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थीं, जबकि अन्य महिलाओं को बाध्य किया जाता था। प्रश्न क्रमांक 18, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने में सिक्कों का क्या महत्व है? कोई 3 बिंदुओं में लिखिए। तो उत्तर है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सिक्कों का महत्व। यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं। आर्थिक दशा का ज्ञान, दूसरा तिथि क्रम का निर्धारण, तीसरा साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण, चौथा धार्मिक दशा का ज्ञान और पांचवा कला का ज्ञान। उपरोक्त में से किन्हीं 3 बिंदुओं का वर्णन करने पर पूरे 3 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा है, अशोक के धम्म की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अशोक के धम्म की विशेषताएं। नंबर 1, अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषता सार्वभौमिकता है। दूसरा, अशोक ने अपने धम्म में मानव मात्र का कल्याण की भावना को प्रमुखता दी। तीसरा, अपने धम्म में अनुशासन और शिष्टाचार को बहुत महत्व दिया। चौथा, अपने सेवकों एवं मित्रों के साथ सद्व्यवहार पर जोर दिया। परीक्षक के लिए निर्देश है कि उपरोक्त में से कोई भी 3 बिंदु लिखने पर पूरे अंक दिए जाएं। प्रश्न क्रमांक 19, जैन धर्म के पंच महाव्रत का उल्लेख कीजिए। अथवा कोई 3 महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 19, जैन धर्म के पंच महाव्रत,
इसमें नंबर 1 अहिंसा। महावीर स्वामी के अनुसार किसी भी व्यक्ति या जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। दूसरा अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना तथा चोरी के माल को भी नहीं बेचना। चोरी करना एक तरह का पाप है। तीसरा सत्य, प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। लोभ से प्रभावित होकर सत्य बोलना नहीं छोड़ना चाहिए। चौथा ब्रह्मचर्य, काम वासनाओं तथा इच्छाओं का त्याग करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। पांचवा अपरिग्रह, किसी भी वस्तु या धन का संग्रह ना करना। अथवा में जो प्रश्न है इसका उत्तर है 3 बौद्ध स्तूपों का वर्णन। नंबर 1 सांची का स्तूप। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इस स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हैं। इस स्तूप का निर्माण अशोक ने 3री शताब्दी में करवाया था। दूसरा भरहुत का स्तूप। भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। इस स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। भरहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार हैं। तीसरा अमरावती का स्तूप। सन 1796 ईस्वी में एक स्थानीय राजा मंदिर बनाना चाहते थे। अचानक उन्हें अमरावती का स्तूप मिला। अंग्रेज अधिकारी कॉलिन मैकेंजी ने वहां से बहुत मूर्तियां प्राप्त की। सन 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने मूर्तियां एवं उत्कीर्ण पत्थरों को जमा किया। अमरावती स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल एवं शानदार स्तूप था। प्रश्न क्रमांक 20, क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकासी प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर के कारण बताइए। अथवा मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर है हड़प्पा की जल निकासी प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। नंबर 1 जल निकासी प्रणाली। हड़प्पा शहर की सबसे प्रमुख विशेषता जल निकासी प्रणाली थी। नालियों के साथ साथ गलियों को बनाया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को गली की नालियों से जोड़ना होता था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। दूसरा नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सुनियोजित नगरों का विकास था। तीसरा भवन निर्माण। हड़प्पई लोग नगर निर्माण के साथ साथ भवन निर्माण कला में पारंगत थे। उत्खनन में बहुत से भवन प्राप्त हुए, जैसे आवासीय भवन, दुर्ग। चौथा अन्नागार एवं विभिन्न दुर्ग। हड़प्पा की आश्चर्यजनक इमारत अन्नागार था। यहाँ पर सार्वजनिक भोजनालय के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। पांचवा जल निकासी प्रणालियां केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये छोटी बस्तियों में भी मिली थीं। छठवां लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहां कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ, वहां नालियां पक्की ईंटों से बनी हुई थीं। अथवा में जो प्रश्न है मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1 हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण सुनियोजित शहर मोहनजोदड़ो था। दूसरा मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वहां का विशाल स्नानागार था, जो आयताकार में बना हुआ जलाशय था, जो चारों ओर गलियारे से घिरा हुआ था। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तर एवं दक्षिण भाग में सीढ़ियां बनी हुई थीं। तीसरा इस स्नानागार का प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानीय स्नान के लिए किया जाता था। चौथा मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित था, जिसके चारों ओर कमरे बने रहते थे। पांचवा घरों में दूसरे तलों पर जाने के लिए सीढ़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और छठवां कई आवासों में कुएं भी थे, जो अधिकांशतः ऐसे बनाए जाते थे जिससे बाहर के राहगीर भी प्रयोग कर सके। तो विद्यार्थियों ये 4 अंक वाले प्रश्न हैं और इनका उत्तर आपको लगभग 120 शब्दों में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 21, मध्यकालीन भक्ति परंपरा के कोई 2 प्रमुख संतों के उपदेशों का वर्णन कीजिए। अथवा सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर है मध्यकालीन भक्ति परंपरा के प्रमुख संतों के उपदेश। इसमें पहले नंबर पर हम लेते हैं संत कबीर। कबीर ने परम सत्य को माना और उसे वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। दूसरा, वे सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते थे। तीसरा, उनका कहना था हमेशा सत्य का साथ दो। चौथा, वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर सत्य को ब्रह्म और आत्मन कहकर संबोधित करते थे। पांचवा, कबीर निर्गुण भक्ति धारा के समर्थक थे। और छठवां, बहुदेववाद एवं मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। गुरु नानक देव के उपदेश।
गुरु नानक देव के संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित हैं। उन्होंने निर्गुण भक्ति धारा का प्रचार किया, धर्म के सभी आडंबरों का खंडन किया। चौथा, यज्ञ अनुष्ठान मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। पांचवा, ईश्वर निराकार है। छठवां, ईश्वर की उपासना यदि करनी है तो निरंतर उनके नाम का स्मरण व जाप करो। और सातवां, उन्होंने लोगों को एक समुदाय में संगठित होने पर जोर दिया। अथवा में जो प्रश्न है इसका उत्तर है सूफी मत के धार्मिक विश्वास और आचारों की व्याख्या। नंबर 1, इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों को रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा, जिन्हें सूफी कहा जाने लगा। दूसरा, इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं और धर्माचार्यों द्वारा की गई बौद्धिक व्याख्यान की आलोचना की। तीसरा, मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों का पालन करने पर बल दिया। चौथा, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसाने काइल बताते हुए उनके अनुसरण की सीख दी। और पांचवा, संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को संगठित समुदाय में मानते थे। प्रश्न क्रमांक 22, महात्मा गांधी की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका का वर्णन कीजिए। अथवा किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे? तो उत्तर है महात्मा गांधी की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका। नंबर 1, महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्र का पिता कहा गया है। दूसरा, गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन संघर्ष में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सर्वाधिक प्रभावशाली थे। तीसरा, महात्मा गांधी सन 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से अपने देश लौटे और स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। चौथा, सन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, जिसमें उन्होंने भारतीयों से आह्वान किया कि वे अंग्रेजों का सहयोग ना करें। पांचवा, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में गांधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभरे जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। छठवां, रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया। सातवां, रॉलेट सत्याग्रह से गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए। आठवां, असहयोग आंदोलन के तहत गांधी जी ने समस्त देशवासियों से आग्रह किया कि वे सभी सरकारी संस्थाओं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। नौवां बिंदु है असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी सहित हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। सन 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसमें नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया है, को तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों भारतीय शामिल थे। इस आंदोलन ने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिला दी। इसमें गांधी जी ने भारतीयों को करो या मरो का नारा दिया और भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। अथवा में जो प्रश्न है कि गांधी जी को किसान किस रूप में देखते थे, तो उत्तर है किसान महात्मा गांधी को एक उद्धारक के रूप में देखते थे। उन्हें वे गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा सामान्य महात्मा जैसे नामों से जानते थे। दूसरा, किसानों को ऊंची करों और दमनात्मक अधिकारियों से सुरक्षा करने वाले मानते थे। तीसरा, महात्मा गांधी को किसान अपनी मान मर्यादा और स्वायत्तता वापस दिलाने वाले के रूप में देखते थे। चौथा, किसानों के बीच गांधी जी की सात्विक शैली और उनके द्वारा धोती तथा चरखा जैसे प्रतीकों के विवेकपूर्ण प्रयोग से बहुत बल मिला। पांचवा, गांधी जी की सादा जीवन शैली एवं स्वयं अपने हाथों से काम करने के कारण किसान उनके प्रति बहुत सम्मान रखते थे। विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 23 जो है यह भी 4 अंक का प्रश्न है और मानचित्र पर आधारित है। भारत के मानचित्र पर निम्नांकित को दर्शाइए। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, मेरठ। अथवा भारत के मानचित्र में दर्शाइए सांची, भरहुत, सारनाथ और अमरावती। तो ये भारत का मानचित्र है और इस मानचित्र में इस तरह संकेत के रूप में इन स्थानों को दर्शाया गया है। कोलकाता, दूसरा मुंबई, चेन्नई और दिल्ली के पास यहाँ मेरठ। अथवा में जो प्रश्न है नंबर 1, सांची। तो ये जो मॉडल आंसर है इसमें सांची की स्थिति दिखाई नहीं गई थी। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, यानी यहाँ लगभग बीचों बीच में हम दिखा सकते हैं। दूसरा, भरहुत जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में है, यह भी इस मॉडल आंसर में इधर ऊपर दिखाया गया था, लेकिन ये सही स्थिति यहाँ आएगी। तीसरा, सारनाथ। सारनाथ की स्थिति ये है और अमरावती सही स्थिति लगभग ये है। तो विद्यार्थियों ये ध्यान रखें कि
पहले और बाद वाले स्थानों को आपस में मिक्स नहीं करेंगे। और एक और सावधानी रखनी है, चूंकि OMR कवर पृष्ठ युक्त उत्तर पुस्तिकाएं आपको दी जा रही हैं, इसलिए आपको मानचित्र में तो रोल नंबर आपको नहीं लिखना है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा के वर्ष 2024 के प्रश्न पत्र और बोर्ड द्वारा जारी मॉडल आंसर या मार्किंग स्कीम की जानकारी, जिसमें कि प्रश्नों के संतुलित उत्तर दिए गए हैं, निश्चित ही आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी अच्छी तैयारी करें। आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनः आग्रह है, अगर अभी तक आपने मासाब जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह परीक्षा उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।